हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल का छूटा हुआ पोर्शन जो है उत्तल अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मतलब कैसे बनाया जाता है। उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना है ना। अब देखिए, पहली कंडीशन है कि जब वस्तु क्या हो, कहाँ पे रखी हो, अनंत दूरी पे रखी हो। ठीक है, पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत दूरी पे हो, मतलब बहुत दूर रखी हो। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत दूरी पे रखी हो। पहली कंडीशन है कि जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पे रखी हो, यानी कि पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक, तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। तो हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे का लेना जरूरी है। फोकस हो गया एससी। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फोकस दूरी का दूना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अनंत पे रखना है वस्तु को, कहाँ पे रखना है, इनफाइनाइट पे रखना है। ठीक है, तो एक चीज है कि जब प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती हैं, यहाँ इसको बनाने के लिए समझना जरूरी है कि जब बस प्रकाश किरणें बहुत दूर से आते हैं, जैसे मान लो सन को हम क्या मान सकते हैं कि हमसे अनंत दूरी पे है, तो वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती है। कैसी आती हैं, पैरेलल आती है। तो जब कोई चीज क्या है, जब प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती हैं, बहुत दूर से, तो कैसी आती हैं, पैरेलल आती है, मतलब समांतर आती है। तो समांतर रेज अनंत पे क्या है, वस्तु यहाँ अनंत पे रखी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ से क्या है, रेज जो है वो पैरेलल चलती है ना, क्योंकि दूर है। तो दूर से प्रकाश किरणें कैसी मानी जाती हैं कि वो समांतर आती है। इसे सूरज की किरणें भी आप देखेंगे पृथ्वी पे आती हैं तो पैरेलल आती है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि यहाँ से आएंगी तो वो पैरेलल आएंगी। अब जानते हो, अब पहला नियम क्या है कि जब पैरेलल आएंगी तो कहाँ से होके जाएंगे, फोकस से होके जाएंगे। ठीक, अब एक रे और भी ले सकते हैं यहीं पे, पैरेलल ही, सारी रेस पैरेलल ही आएंगे, है ना। तो आप चाहे तो यहां से भी एक रे ले सकते हैं। हाँ, तो ये भी कहां से होके जाएगी, फोकस। यानी कि प्रतिबिंब कहां पे बनाएंगे, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। और कैसा बनेगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा और बस पे बहुत छोटा। तो बिंदु आकार का बनेगा, तो जब बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है तो उसमें उल्टा सीधा का कोई फर्क नहीं होता। जब बहुत छोटा बनता बिंदु आकार का बनेगा तो उसमें उल्टा और सीधा उल्टा से कोई मतलब नहीं होता। तो क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है बनेगा वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने है और वास्तविक है तो उल्टा हमने बता दिया था। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, छोटा मतलब बिंदु आकार का। ठीक है, दर्पण के
मुख्य फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, तो ये है। अब चलते हैं, इसी को उलट देते हैं। याद रखने का तरीका कि इसमें 6 होते हैं, जिसमें दो दो एक दूसरे के उल्टे होते हैं 4, और 2 अलग टाइप के होते हैं। ठीक है ना, उनका उल्टा नहीं होता है। चलिए इसका उल्टा चल लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो ये तो आपकी बुक में है ही है। ठीक, चलिए अब दूसरी कंडीशन। दूसरा है कि जब वस्तु दर्पण के कहाँ हो, फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण के फोकस पर हो। ठीक, पी सी। ठीक, और वस्तु को कहाँ रखा गया है, फोकस। देखिए उसी का उल्टा है। जब फोकस आनंद पे थे वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे। तो जब वस्तु फोकस पे रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। सीधी सी बात, तो जस्ट अपोजिट है उसका। तो बनाने के लिए देखिए तीनों चारों नियम में से ट्राई करेंगे, जिसमें पहला नियम तो जरूर लगेगा कि रेस पहले यहाँ से समांतर निकालेंगे। तो कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहाँ से होकर गई, फोकस से होकर गई। अब इसी से रे लेना है, तो फोकस से कोई रे ले नहीं सकते आप, क्योंकि वस्तु तो ही फोकस पे रखी हुई है ना, तब रे तो ऐसे चलेगी। तो आप फोकस से कोई जाती हुई रे तो नहीं ले सकते यहाँ से, तो यहाँ से चलाना है इसको। तो अब दूसरी वाली क्या करेंगे कि एक रे ले लेंगे, कहाँ से, सी से। अब तीसरा नियम लगा लेते हैं, दूसरा नहीं लगेगा तो तीसरा देख लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि सी से लेंगे तो जानते हैं कि जिधर से वो जाती है वापस उसी रास्ते से लौट। तो ये दोनों पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रेस कहीं नहीं मिलती हैं। माना जाता है कहाँ मिलेंगी, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, अनंत पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, और बड़ा बनता है। ठीक है ना, अनंत पे बनने का मतलब है कि अनंत पे आप वहां पर भी उल्टा सीधा का कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब जब हमारी थ्योरी के हिसाब से हम उसे उल्टा ही मानेंगे और वास्तविक मानेंगे, बस से बहुत बड़ा मानेंगे। तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक, तो ये थी दूसरी कंडीशन। अब हम लोग चलते हैं तीसरी कंडीशन कि तीसरा कहाँ रखें। ठीक, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना, माने कि जैसे वस्तु दूर होती है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, जैसे जैसे वस्तु करीब आती है तो प्रतिबिंब बड़ा बनने लगता है। ठीक है, चलिए तो अब तीसरी कंडीशन देखते हैं।
तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में। वस्तु को अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में रख रहे हैं, यानी कि जब वस्तु अनंत, यानी कि जो फोकस दूरी होता है जस्ट उसकी दुगनी फोकस दूरी है ना। यानी कहने का मतलब है कि दुगनी फोकस दूरी का क्या मतलब हुआ, हाँ सॉरी ये तो लेंस में आता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, वक्रता केंद्र जो है दर्पण की दुगनी फोकस दूरी पे है ना। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, मतलब वक्रता केंद्र से परे रखी हो, वक्रता केंद्र से परे रखी हो, है ना। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से क्या हो, परे रखी हो, यानी ऐसे जब P है, F है और यहाँ पे C है, ठीक। तो देखिए ये दुगनी फोकस दूरी पे आएगा, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। यानी यहाँ कहीं रखा, यानी दूर रखा है, यानी कि C से वस्तु जब वक्रता केंद्र से दूर रखी हो, यानी आप कह सकते हैं कि अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। तो पहला नियम तो जरूर लगता है, यानी कि समांतर रेज यहाँ से आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी। अब इसमें क्या है कि आप दोनों नियम लगा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा दोनों लग सकता है। या तो फिर आप यहाँ से लीजिए तो इसके समांतर हो जाएगी, या तो आप C से लेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, सीधे आएगी और वापस चली जाएगी, जहाँ काटेगी वहीं बनेगा। थोड़ा दर्पण बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। या तो हमने ये थोड़ा सा ज़्यादा कम ले लिया, थोड़ा इधर ही लेना चाहिए था, तो यहाँ आ जाता वो। या वस्तु को थोड़ा दूर लेना होता, मतलब दोनों लग सकता है। तो सबसे आसान है कि आप दूसरा नियम लगा दीजिए कि फोकस से होकर के जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो देखिए कहाँ प्रतिबिंब बना, यहाँ। यानी कि वस्तु से जैसे जैसे कहते हैं ना दूर जाती है, तो वस्तु भी क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है। तो कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वास्तविक है तो उल्टा भी होगा और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। वस्तु से छोटा बनेगा यहाँ, ठीक है। कैसा बनता है यहाँ पे, वस्तु से छोटा, ठीक। अब इसी का उल्टा रख लेते हैं कि जब वस्तु इन दोनों के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, तो चौथा इसका अपोजिट होता है। याद रखना कि जब C और अनंत के बीच में होगा तो यहाँ बनेगा, और जब वस्तु यहाँ होगी तो इधर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। इसी को अपोजिट कर देते हैं, तो 4 हो गए, ठीक। चलिए अब चौथा देख लेते हैं।
ठीक, चौथा क्या है? चौथा है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी, ठीक। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, सी दर्पण के ये कहाँ पे रखी हो, यहाँ पे बीच में, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में, यही ना, वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। तो पहला नियम तो जरूर लगेगा, यहाँ लगा दीजिए। और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। आप दूसरा भी लगा सकते हैं और तीसरा लगने लायक रहता है, तीसरा भी लगा सकते हैं। तो तीसरा लगेगा, यहाँ से फोकस से ले सकते हैं आप, और सी से लेने का मतलब है कि यहाँ से जाएगी उसी रास्ते से आएगी, तो मतलब है कि सबसे अच्छा है कि आप फोकस से लेना, से बनाने में प्रॉब्लम होगी तो आप फोकस से ले लीजिए, फोकस से होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो हालांकि देखिए सारी चीज़ें अगर एक्चुअल नाप की हो तो देखिए काट रहा है यहीं पे ना, तो देखिए इतना बड़ा बनेगा और मान लेते हैं ये सी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखिए सी से लेते तो थोड़ा प्रॉब्लम होती, तो हमने पहला दूसरा नियम लगा दिया, कहीं कहीं तीसरा भी लगेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए सी और अनंत के बीच में, और वास्तविक उल्टा वश से बना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी का देखिए उल्टा हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, बीच बनता है, बीच बनता ये चीज है ना। ठीक, तो देखिए पहले का उल्टा दो हुआ, ये दो एक दूसरे के उल्टे थे। पहला था कि अनंत पे थी तो फोकस पे बना, फोकस पे रखे तो अनंत बना। फिर दूसरा था कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी तो सी एफ के बीच में बना, अब सी एफ के बीच में है तो फिर अनंत और वक्रता केंद्र से परे बना और वश से बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तो है ही। दो कंडीशन और है, एक ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो, और एक ये है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी, तो ये दोनों का उल्टा नहीं होता, सिंगल सिंगल है। तो चलिए उसे देख लेते हैं, ठीक। चलिए
इसके बाद है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा। पांचवा है कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक, चलिए ये कहाँ पे रखी हो? सी पे रखी हो। चलिए, तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। फिर दूसरा नियम लगा दो, फोकस से होके आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक, एग्जैक्ट सी पर ही बनता है। ये चीज आप परीक्षा में आता है तो याद करेंगे और एग्जैक्ट वहीं पे बनाएंगे। पहले सी पे ही बना लेंगे, है ना। कभी कभी नहीं बनता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक, और उतना ही बड़ा बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। ठीक ना। देखिए, पहला दूसरा आप नियम लगाइए, काम बन गया। कभी कभी तीसरा भी लगता है, चौथा भी लग जाता। अभी आगे हम लोग लगाएंगे। दूसरे वाले में लगा था तीसरा वाला, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक तो है ही है, उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु की लंबाई के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है। और ये जो रे होती है ये तो इस पे लंब होती है। ठीक, तो अब एक आखिरी है जिसमें ही एक कंडीशन होता है, जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी बनता है। एक आखिरी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। ठीक है, एक कंडीशन है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। जिसका उपयोग दर्पण में किया जाता है सेविंग के लिए, सेव दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो छठवीं आखिरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ रखे हो? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के तथा फोकस के बीच रखी है ना। तो क्या होता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक, कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना, बीच में। ठीक, तो देखिए पहला नियम तो लगेगा ही, समांतर आए तो फोकस से होके गई। दूसरा है इससे तो आप मतलब फोकस से होकर ले नहीं सकते, क्योंकि रे इधर दिखाना है, बाएं साइड इधर हो जाएगी, दाएं साइड रे को जाना चाहिए, है ना। तो आप
इसमें क्या हो सकता है, तो ये आप तीसरा नियम लगाइए कि सी से होकर जाएगी तो जाएगी तो उसी रास्ते से लौट आएगी। हाँ, इस सी से होकर जाएगी तो उसी रास्ते से लौट आएगी, और ये भी दोनों लौट के आ रही है ना। तो देखिए परावर्तित किरणें हैं जो फैल जा रही है, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पे मिलेंगे तो लगेगा कि कहीं से आ रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्रतिबिंब बना रहेंगे आभासी, ठीक है ना, सीधा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सीधा कर लीजिए। है ना, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक, तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे है तो इसलिए आभासी है। दर्पण के सामने हमने बताया था ना कि दर्पण के सामने जो भी बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और दर्पण के पीछे जो भी बनेगा वो आभासी बनेगा। तो देखिए कि आभासी प्रतिबिंब में क्या है, रे किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती। ठीक है ना, आभासी में अगर यही वस्तु की बात होती तो वो रेज कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होती आकर के, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, और इसी कंडीशन का उपयोग दर्पण में सेविंग के लिए की है। चेहरे को कहाँ पे ले जाते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में ले जाते हैं, ताकि तो चेहरा की साइज बड़ी बन जाती है और बाल जो है वो साफ दिखाई देता है और सेविंग करने में अच्छा होता है। तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी पीछे है ना, आभासी तो है तो सीधा बनेगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, और दर्पण के पीछे बनता है। उसमें भी आप लिख सकते हैं दर्पण के पीछे बनता है, तो उसमें क्या लिखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बस से छोटा बड़ा दर्पण के सामने यहाँ पे लगा। हमने शायद दर्पण के सामने नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि इनके बीच में या इस पे या यहाँ बना है, तो वो सारे वास्तविक दर्पण के सामने होते हैं। आप इसमें भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें लिखा प्रतिबिंब आभासी सीधा बस से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, तो उस तरह से वो सारे जो है दर्पण के सामने बने थे। ठीक, तो इसका उपयोग जो है सेविंग में करते हैं। फिर डॉक्टर जो है नाक कान गले की जांच करने के लिए जो है भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। टॉर्च में अवतल दर्पण लगे होते हैं, ठीक, और टॉर्च का के जो गाड़ियों की हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट की जो बल्ब होती है वो उसके फोकस पे लगी होती है, क्योंकि फोकस से जब रे चलती हैं तो क्या हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे वो समांतर हो जाती है। जैसे ये अवतल दर्पण है और यहाँ फोकस पे बल्ब है, तो यहाँ से रे चलेंगी ऐसे, तो कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये समांतर हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए गाड़ियों के हेडलाइटों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि उसकी लाइट दूर तक जाती है, ये अनंत में दूर तक जाती है। ठीक, तो अब चलते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, किससे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक,
तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का एक ही कंडीशन में बनता है। वस्तु दर्पण के सामने कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है ना। इसमें लिखेंगे कि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो ये तथा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच में बनता है। अब अगर वस्तु सड़क के कहाँ पे आ जाएगी, अगर वस्तु मतलब चली जाएगी अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, फोकस पे बनने लगता। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब खिसक कर फोकस पर आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, अरे उत्तल दर्पण है, वस्तु सदैव कहाँ रखी जाएगी, बाएं। प्रकाश किधर से आपतित होगा, बाएं। ये होगा F, ये होगा C, और यहीं कहीं वस्तु को रख दिया जाए दर्पण के पीछे कहीं पर भी, है ना। अब यहाँ से जो रे चलेगी तो समांतर जाएगी तो इधर चली जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा फोकस से आएगी। ठीक, आप दूसरी रे C से ले सकते हैं, या तो फोकस से, अगर यहाँ पे लेंगे फोकस से तो यानी दूसरी C से ले लीजिए, C के डायरेक्शन में। ठीक, अगर फोकस पे लेंगे तो ये उसके बाद क्या हो जाएगी, समांतर, तो यहाँ कटेगा नहीं, है ना। फोकस से टू फोकस लेंगे तो इसको काटना चाहिए, कटान में, तो C से ले लीजिए। तो C का मतलब है ये है, और यहाँ से C के डायरेक्शन में तो आएगी तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, लेकिन कटेगी यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। क्योंकि अगर हम फोकस से लेते हैं तो एक दूसरे को कट नहीं रही हैं, तो इसलिए हमें C से लेना पड़ा। तो जो ध्रुव C से होकर जाती हैं दूसरे रास्ते से लौट आती हैं, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि C से आ रही है। उसी तरह से अगर हम उसी को वस्तु को अनंत पे रख दें, सपोज करिए अनंत पे चली गई, तो अनंत पे चली गई तो मतलब बहुत दूर, तो वहां से रेस कैसी आएंगी, पैरेलल। बहुत दूर से मतलब अनंत से रे कैसी आती, पैरेलल आती हैं, तो ऐसे चली जाती है, लेकिन वो पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो प्रतिबिंब यहाँ पे आभासी सीधा बिंदु आकार का, तो उसमें सीधा उल्टा का कोई फर्क नहीं होता। ठीक, तो इस तरह से बनता है। ठीक, चलिए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण फार्मूले की तरफ का डेरिवेशन करेंगे जो पूछ सकता है। ठीक, तो ये था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, रियर व्यू दृष्टि क्षेत्र इसका ज़्यादा होता है। ये ड्राइवर जो गाड़ी का, बाइक का ड्राइवर के बगल में लगा रहता है, ठीक है, साइड में।
ड्राइवर के साइड में दाहिनी तरफ लगा रहता है, क्योंकि ये पीछे दूर तक के प्रतिबिंब को छोटा सा दिखा देता है सामने। तो इसलिए व्यक्ति जो है पीछे की गाड़ियों को देख करके अपना अगल बगल साइड मतलब मुड़ सकता है। उस शीशे में देखेगा कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही, किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना है, क्योंकि वो उसका दृष्टि विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा से एरिया का प्रतिबिंब छोटे से उस दर्पण में दिखा देता है। तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, है ना। गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दूरी में संबंध, गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक, तो हम दोनों के लिए प्रूफ करेंगे, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। हालांकि हम जो है उत्तल दर्पण के लिए जो है नहीं, मतलब केवल फिगर बना देंगे, उसके लिए केवल क्या बना देंगे, फिगर, है ना। और अवतल के लिए बनाएंगे, अवतल के लिए प्रूफ करेंगे, उत्तल के लिए फिगर बनाएंगे, आप प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रूल फॉलो करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल में और आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से और आसानी से क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो हालांकि इसको जियोमेट्री से भी प्रूफ किया जा सकता है। हाई स्कूल में आपने जियोमेट्री से ही किया होगा, तो इंटर में आप जियोमेट्री से करोगे तब भी अच्छा है। तो अगर जियोमेट्री से करना है तो भी उसमें मैथ के रूल लगाने पड़ेंगे। अगर इस तरह से करना है तो आपने ट्रिग्नोमेट्री रूल से बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जैसे कि ये है, फिगर हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये अवतल दर्पण बनाया, कुछ इसमें पॉइंट होगी तो लिखने के लिए लिख सकते हैं आप किताब से, ठीक है। और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, मान लेते हैं ये इसके दोनों वक्ता केंद्र है, ठीक। और हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, एक मानेंगे कि माना दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्ता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के एक समांतर रे आती है, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर एक रे लेंगे, किरण, है ना। एक चीज है कि हमारे जो सिलेबस में है, ये दर्पण जो है बहुत छोटा है ना, बहुत छोटे व्यास का दर्पण है, बड़े व्यास के दर्पण का नहीं है। जितने भी डेरिवेशन है वो छोटे दर्पण को मान के किए गए हैं। अभी हमें इसमें अजम्पशन करेंगे, बशर्ते हमें बड़ा बनाने के लिए, चीजें को क्लियर करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बड़ा बनाया जाए। तो मानेंगे कि एक प्रकाश किरण जो है समांतर आती है और दर्पण के यम बिंदु पे टकराती है लंबवत, ठीक। समांतर आएगी सुविधा के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो ये इसके फोकस से होकर के जाती है और यम बिंदु से इस पे एक लंब डाल देते हैं, कोई भी डी एम डी, है ना, डाल देते हैं, या एन डाल सकते हैं, यम एन। चलिए यहाँ से
ठीक, लम डाल देते है ना, इसको गाढ़ा ही कर लीजिए। और ये आपतित रे है, ये परावर्तित है, और सी से जो भी जाएगी वो इस पे क्या होगी, अभिलंब। सी से जो भी रेखा जाएगी, प्रकाश किरण आपतित होगी, वो क्या उस पे होती है, अभिलंब होती है ना अभिलंब। कहते हैं मतलब है कि सी से जाने वाली जो रे है या इसका अभिलंब हमें पहले खींचना है, तो सी और एम क्या है, दर्पण पे क्या है, अभिलंब है ना। तो जानते हैं कि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। मान लीजिए ये थीटा है, तो जानते हैं परावर्तन कोण से ये भी थीटा है। ठीक है ना। ठीक, तो इसमें लिखेंगे क्या कि मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण के यम बिंदु पर आपतित होती है और फोकस से होकर के जाती है। सीएम रेखा जो है वो दर्पण पे क्या है, अभिलंब है ना। तो माना आपतन कोण थीटा है, तो परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं आप, केवल हम प्रूफ दे रहे हैं। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि माना एक मुख अक्ष के समांतर लिख देते हैं। अच्छा, माना मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु यम पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, सीएम रेखा जो है दर्पण पे अभिलंब है। सही बात है, अभिलंब खींचना हो, कहाँ से खींचेंगे, सी से होकर जाएंगे, अभिलंब है। माना आपतन कोण क्या है, थीटा है, तो परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो देखिए अब ये मुख अक्ष, यहां से भी रे तो आते हैं, मुख अक्ष समांतर किरण के है ना, ये दोनों समांतर रे हैं और सीएम क्या है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। इसका अगर नाम रखना चाहें तो समांतर रे कहने का मतलब है कि जो ये होता है, ये इसके समांतर है, सीएम तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण से ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कौन सा कोण, MCF है ना, या FCM, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि बहिष्ठ कोण के जो कोण होता है वो त्रिभुज के दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। क्यों, देखिए ये और ये क्या होती हैं, जैसे दो समांतर रेज हैं और कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये और ये। ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है और ये उसका बहिष्ठ कोण कहलाता है, इसका ये जो मान होता है इनके योग के बराबर होता है, तो अगर ये थीटा थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक, इसे प्रूफ भी किया गया है ना,
2 थीटा हो जाएगा। बहिष्कोण क्या होता है, ज्योमेट्री भी देखिए थोड़ा सा लगे यहाँ पे, ठीक। तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो इस बात को भी लिख सकते हैं कि मुख अक्ष के समांतर मुख अक्ष तथा उसके समांतर रेखा, मतलब वो तो है ही है, इसमें लिखेंगे कि यदि सीएम रेखा तिर्यक रेखा हो, सीएम रेखा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, सीएम रेखा तिर्यक रेखा है, अतः कोण कौन सा, एमसीएफ या एमसीपी, ये भी बोल सकते हैं, एमसीपी या एमसीएफ, जो भी बोलना है बोलिए, है ना। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एमसीपी या एमसीएन, जो भी बोल सकते हैं, है ना। तो एमसीएफ लिख देते हैं, चलिए वहीं तक त्रिभुज है, तो एफ क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। और ये वाला कोण जो है ये बोल सकते हैं एम एफ पी, एम एफ पी या एम एफ एन, है ना। कोण एम एफ एन कहिए या पी कहिए या एम एन एफ, अरे सॉरी एम एफ एन इक्वल टू कितना होगा, 2 थीटा, है ना। बहिष्कोण जो है दो त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये भी लिख सकते हैं। बहिष्कोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, है ना। कहने का मतलब इसे एम सी पी ही रख लीजिए, है ना, क्योंकि यहां तक है, हम जो है ये पॉइंट पी है, दर्पण से सारी चीजें हैं, तो एम सी पी रख दीजिए और ये एम एफ पी रख दीजिए, एम एफ पी 2 थीटा। क्यों 2 थीटा होगा, बहिष्कोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर है त्रिभुज एम सी एफ, और ये क्यों थीटा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा है, बता दिए, है ना। अब नीचे लिखेंगे त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, हमने इस पे लंब डाला, बिंदु एम से मुख अक्ष पर लंब एम एन, है ना। तो यहां पे लिखेंगे कि एम एन जो है वो क्या है, एम एन क्या है, मुख अक्ष पे बिंदु एम से लंब है, तो लिखेंगे कि एम एन मुख अक्ष पर लंब है, क्या है, लंब है ना। एम एन क्या है, मुख अक्ष पर लंब, खींच लिया, ये रचना कर ली। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज क्या ले लेंगे, एम सी पी में या एम एन एम सी पी में या एम सी एन में, त्रिभुज एम सी एन में tan थीटा, तो लंब बटे आधार होता है, tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, एम एन है, आधार क्या है, सी एन है, तो एम एन बटे सी एन। उसी तरह से त्रिभुज एम एफ एन में, एम एफ एन में मतलब समकोण त्रिभुज, यहाँ भी tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी एम एन बटे आधार क्या, एफ एन, ठीक। अब यहाँ पे ये 2 चीज आया, देखिए एक त्रिभुज ये था
और एक त्रिभुज ये था, तो tan थीटा बराबर जानते हैं ना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब यहां पे देखिए कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी यम अगर सी के करीब हो तो यन पी पे आ जाएगा, है ना। अगर यम पी के करीब हो तो 2 थीटा का मान भी छोटा होगा, मतलब छोटे एंगल के लिए, यानी कि इसको कहते हैं कि पैरा एक्सियल रेस, मतलब उपाक्षी किरणों के लिए। जैसे यम पी के करीब आ गया तो ये रे क्या होगी, इसके पास। उपाक्षी किरणें वो होती हैं जो मुख अक्ष के पास से जाती हैं, तो अगर दर्पण हम छोटा कर दें तो यही रे क्या बन जाएगी, उपाक्षी किरणें बन जाएगी, पैरा एक्सियल बन जाएगी। और मुख अक्ष से जो दूर वाली रेज होती हैं उसको कहते हैं मार्जिन रेस, सीमांत, है ना। मार्जिनल रेस मतलब सीमांत, जो मुख अक्ष से दूर होती है। तो दर्पण का चूंकि द्वारक छोटा है, मतलब हमें छोटे द्वारक के दर्पण के बारे में पढ़ना है, तो अगर यम पी के करीब हो तो 2 थीटा और थीटा दोनों क्या होंगे, छोटे कोण होंगे। क्या होंगे, छोटे कोण होंगे, यानी कि उपाक्षी किरणों के लिए थीटा का मान क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे वही कंजंक्शन है कि यदि यम पी के निकट हो तो जब यम पी के निकट हो जाएगा तो यन कहाँ चला आ जाएगा, पी पे, तब एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी के। एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी के, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जैसे ये है, ये दर्पण है और ये P है ना, और ये यम है, यहाँ हमने लंब डाला है। अगर हम यम यहाँ ले लें तो लंब यहाँ पड़ेगा, अरे यहाँ ले लें तो इसी पड़ेगा ना। तो वही जैसे यम अगर P के निकट है, यानी कि उपाक्षी किरणों के लिए या दर्पण छोटे द्वारक के लिए, यन क्या पड़ेगा, P पे, यानी कि यम एन जो है यम पी के बराबर हो जाएगा, एम एन एम पी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और थीटा का मान छोटे कोण के लिए, है ना, तो जब थीटा का मान स्मॉल होगा, यानी थीटा छोटा होगा, तो इसका मतलब यम पी के करीब होगा। पी के करीब होने का मतलब है कि दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो या यम पी के निकट हो, जैसे भी बोलिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। चलिए, तो अगर यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि बिंदु यम पी के निकट हो, यदि बिंदु यम पी के निकट हो, ठीक, यदि बिंदु यम पी के क्या हो, निकट हो, अर्थात दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, है ना, यानी कि ये इसके बहुत करीब हो, यानी कि कहने का मतलब है कि उपाक्षी किरणों के छोटा हो तो थीटा का मान छोटा होगा, है ना। तो थीटा का मान छोटा होगा, है ना। तो छोटे कोण के लिए क्या होता है, छोटे कोण के लिए tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा और tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा, है ना। और यन पी पे आ जाएगा, अभी हमने बताया ना, तो एफ एन बराबर एफ पी हो जाएगा, तथा
एफ एन बराबर एफ पी। एफ एन बराबर क्या हो जाएगा एफ पी। अभी हमें बताऊंगा, हालांकि tan याद रखना कि tan जब थीटा का मान रेडियन में और बहुत छोटा हो तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, 2 थीटा हो तभी 2 थीटा, और cos थीटा को 1 लिख सकते हैं, sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं। tan और sin में थीटा बन जाता है और cos में 1 बन जाता है, ठीक। और ये p पे चला आएगा तो एफ एन बराबर एफ पी हो जाएगा। एफ एन बराबर क्या हो जाएगा एफ पी, है ना। छोटे द्वारक के लिए एफ एन बराबर एफ पी, ठीक है। अब इन्हीं मानों को यहाँ पे रख दीजिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जहां एम एन है तो एम एन रहने दीजिए, एम एन को एम पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब एन पी पे आ जाएगा तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा एम पी, ये भी हो सकता है। एम एन बराबर एम पी है ना, एम एन बराबर क्या हो सकता है एम पी हो सकता है, ठीक है ना। या तो उसको रहने दीजिए, एम एन तो कट ही जाएगा, एम एन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एम एन यहाँ पर भी है एम एन यहाँ पर भी है। तो चाहे एम एन को एम पी लिखें चाहे एम एन लिखें, देखते हैं, क्योंकि जब एन पी पे आ जाएगा तो एम एन बराबर एम पी, ये भी लिख सकते हैं आप, एम एन बराबर एम पी, है ना। तो चलिए देखते हैं, या लिख ही दीजिए, है ना। ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम्शन है, क्योंकि हमने कहा ना कि दर्पण को जो पढ़ना वो द्वारक छोटे वाला दर्पण, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम एन की जगह एम पी रख सकते हैं, या एम एन ही रखते तो भी कोई बात नहीं, हमने कहा या तो एम एन बराबर एम पी, है ना, क्योंकि वो उसी में पड़ जाएगा। या तो एम एन ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सी एन को क्या लिख सकते हैं सी पी। हाँ, ये चीज है कि जब एन पी पे आ जाएगा तो सी एन बराबर क्या हो जाएगा सी पी, सी एन बराबर सी पी। तो सी एन को हमने लिख दिया सी पी, और 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम एन है तो उसको लिख देंगे एम पी, या एम एन ही रख दीजिए, एफ एन को क्या लिख देंगे एफ पी। तो जानते हैं एफ पी यहाँ पे क्या है स्मॉल एफ, और पी सी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या है आर, ठीक है ना, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू है वहां क्या थीटा की जगह ये रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 रहने दीजिए, और थीटा की जगह क्या रख देंगे एम पी बटे सी पी, और यहाँ एम पी बटे एफ पी। तो देखिए एम पी कट गया, तो उसको हमने कहा ना उसको सी एन ही एम एन ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से देखा जाए तो ये गुणा कर देंगे तो 2 एफ पी बराबर आ जाएगा सी पी, है ना। और यहाँ पे सी पी बराबर आर है और एफ पी बराबर क्या है एफ है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एफ बराबर सी, या एफ बराबर सी बटे 2। ये अगर चिन्ह के साथ रखना है तो दोनों माइनस माइनस है, चिन्ह के साथ अगर हम रखेंगे तो दोनों माइनस माइनस है, तो इसीलिए एफ बराबर सी बाई 2 यानी वक्रता त्रिज्या, सॉरी यहाँ पे सी नहीं रखेंगे आर रखेंगे, हम सी रख दे रहे पता नहीं कहाँ दिमाग, ठीक। तो एफ बराबर आर बाई 2, ठीक, क्योंकि P से C तक की दूरी R होती है, P से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो इसमें क्या है, इसमें ये चीज है कि मुख्य अक्ष पर, यहाँ पे लिखना है मुख्य अक्ष पर लंब है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि ये थीटा क्यों है, परावर्तन कोण से, C से कोई रेखा जाती है दर्पण पे लंब या विलंब का काम किया, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये रेस तिर्यक रेखा काम करेगी तो एकांतर कोण बराबर, ये त्रिभुज का है बहिष्कोण है तो बहिष्कोण त्रिभुज के 2 अंतर कोणों के बराबर होता है, 2 थीटा हो गया। हमने यहाँ से इस पे लंब डाल दिया,
या नहीं डालते तब भी एम पी ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए कि जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार ही होता है, तो लंब डालना ठीक है। ठीक, अब हमने क्या कहा है कि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि बिंदु एम पी के निकट हो यानी दर्पण का द्वारक छोटा हो तो थीटा का मान छोटा होगा और छोटे कोण के लिए ये होता है। ठीक, और क्या हो जाएगा, जब एम पी के निकट हो जाएगा तो एफ एन एफ पी के बराबर, एम एन एम पी के बराबर और सी एन सी पी के बराबर। सी एन क्या हो जाएगा, सी पी के बराबर, क्योंकि छोटे द्वारक के लिए एन पी पे चला है। फिर हम थीटा की जगह ये थीटा की जगह ये मान रख देंगे, 2 थीटा बराबर ये ना, तो थीटा बराबर ये मान रख देंगे तो वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। लेकिन इसका एक जनरल सामान्य सूत्र क्या है, व्यापक सूत्र क्या है, जो है व्यापक सूत्र या जनरल फार्मूला क्या होता है कि F बराबर होता है R माइनस R बाई 2 सेक थीटा, ये होता है ना। व्यापक सूत्र कहें या उसको जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र कब सही है, जब ये रेज इसके बहुत पास हो, यानी कि उपाक्षी किरणों के लिए। ये सूत्र उपाक्षी किरणों के लिए है, मतलब अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। लेकिन अगर सीमांत रेज है बहुत ज्यादा हो, मतलब दर्पण से बड़ा दर्पण हो, है ना, ये दूर हो, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कि जब ये रेज यहाँ पे आ जाएंगे, इसके पास होके जाएंगी, तो थीटा की वैल्यू एकदम छोटी हो जाएगी, यानी कि लगभग 0 के बराबर होगी। और cos 0 sec 0 का मान 1 होता है ना। यदि यहाँ लिख देंगे कि यदि थीटा मतलब वेरी वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा हो, यानी थीटा अगर लगभग 0 हो तो sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए F बराबर R माइनस R बाई 2, मतलब R बाई 2, है ना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अगर ये रेस बहुत मतलब मार्जिनल हो, दूर हो, तब यहाँ थीटा का महत्व बढ़ जाता है, तब एंगल 0 नहीं मान सकते, तब फोकस दूरी कुछ और आएगी, है ना। तब वक्रता त्रिज्या की आधी नहीं होगी। चलिए अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि क्यों tan थीटा को थीटा लिख दिया। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में आप जब वो पढ़ेंगे कैलकुलस में तो इसको प्रूफ किया गया, लेकिन हम ज्योमेट्री के माध्यम से बता रहे हैं ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही कहानी जो है वो उत्तल दर्पण के लिए है, फिगर में बना देता हूँ। ठीक है, यही कहानी क्या है, उत्तल दर्पण के लिए है, फिगर में बना देता हूँ। यहाँ पे ये अजम्पशन है, तभी ये सारी चीजें हम कह सकते हैं छोटे द्वारक के लिए। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये याद रखना। इसमें सवाल भी 1 नंबर के आ सकते हैं। अब जैसे हमें फिगर बनाना है उत्तल दर्पण के लिए, है ना, तो यहाँ पे जैसे ये है P है और F है और ये C है, इसमें भी आप समांतर रेस लाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर चली जाएगी, और इसका अभिलंब आप अगर खींचेंगे तो वो ये अभिलंब हो गया, और कहाँ से पास करेगा, P पे,
अगर ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण थीटा होगा। ठीक, आपने इसको m माना, यहाँ पे एक लंब डाल दिया, n मान लिया। ठीक, अब ये दोनों पैरेलल रेज हैं तो है संगत कोण बनेगा। जैसे ये दोनों है ना, इसको ऐसे तिर्यक रेखा काट दी तो है कोण क्या हो गया, संगत कोण। तो ये वाला कोण संगत, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये दोनों पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा। वो क्या हो जाएगा, वो भी थीटा हो जाएगा, है ना। और ये वापस उधर चली जाती है, पीछे बढ़ाते हैं तो एफ पे आके मिलती है। तो ये का वर्टिकल एंगल से, मतलब शीर्षाभिमुख से ये भी थीटा होगा। ये त्रिभुज बनेगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। आप बड़ा वाला एक त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, फिगर ये बन गया। ठीक है, तो वही एजम्पशन है कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो सारी कहानी वही बनेगी। अब देखते हैं कि tan थीटा को थीटा कब लेते हैं कि जब थीटा जो है रेडियन में नापा जाए, यानी कि बहुत छोटा हो, लगभग 0 के करीब हो। 0 ना हो, 0 के करीब हो। तो आप देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ट्रिग्नोमेट्री रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए थीटा है और ये लंब है और ये आधार है। ठीक, अब क्या करिए कि थीटा बहुत छोटा है ना, यानी हमको ये दिखाना है कि tan थीटा को थीटा क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, थीटा की वैल्यू को छोटा करते जाना है, छोटा करते जाना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये सूत्र लगाएं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब का नाम रख दीजिए ए बी सी, यानी कि बी सी बटे ए सी। ठीक, ये tan थीटा हो गया। अब क्या है कि थीटा की वैल्यू छोटा करते जाए, 0 नहीं करना है, मतलब स्मॉल, ऐसा नहीं कि 0 हो जाए, है ना, छोटे कोणों की बात हो रही है। तो ये मान लीजिए यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे करते करते मान लीजिए थीटा बहुत छोटा हो गया, है ना, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। अब ये चीज और ये चीज लगभग बराबर हो गई है, मतलब ऐसे कंडीशन आ गई। अब देखें यहाँ से ये वाली चीज जो घट करके अब b जो है c यहाँ आ गया, मतलब इतना बड़ा हो गया बी सी, और ये a था ही। अब यहाँ पे क्या सूत्र लग सकता है ना, ये एक चाप की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ पे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि BC बटे त्रिज्या क्या काम करेगी, AC ले जाए, है ना। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो अब देखिए जब थीटा छोटा हो गया तो ये फार्मूला BC बटे ये हो गया। अब देखिए वो tan थीटा जब लगाए तो BC बटे AC था, थीटा लगाए तो BC बटे AC है। तो इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, है ना। और sin थीटा में भी इसी तरह देख लीजिए, ये थीटा है, ये लंब है, मान लीजिए BC है और ये A है। तो मान लीजिए साइन थीटा भी थीटा होता है, तो यहाँ से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AB। अब थीटा की वैल्यू छोटा करते चले जाइए, मान लीजिए यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये थीटा हो गया, क्योंकि जब थीटा छोटा होगा तो ये भी तो छोटा होगा, तो इसीलिए थीटा छोटा, तो ये BC भी छोटा हो गया, इस हिसाब से ये भी घट गया। तो थीटा बटे BC बटे AC, जिसको अभी हमने tan थीटा लिखा था,
तो कहने का मतलब है कि tan थीटा थीटा में बदलता जाएगा, ये कहने का मतलब। क्योंकि ये जब BC AC छोटा हो जा रहा है ना, तो यही tan थीटा जो है थीटा में बदलता जाता है। तो देखिए अब क्या है, जब थीटा छोटा हो गया, यानी एकदम छोटा हो गया, तो अब B यहाँ पे आ गया है ना, घट करके B यहाँ से हट करके क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब भी वही चीज लिखेंगे, थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप BT है, त्रिज्या चाहे अब AC AB बराबर होंगे, ये दोनों त्रिज्या का काम करेंगे ना। तो आप चाप बटे त्रिज्या AB लिखिए, AC लिखिए, चाहे BC बटे AC लिखिए। तो BC बटे AB को साइन थीटा कहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। कॉस थीटा में यही देखिए 1 कैसे होता है। अब ये है, ये थीटा है, ये लंब है BC और A है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहली बात होता है आधार बटे कर्ण। अब थीटा को छोटा करते चले आइए, अब माने ये थीटा है, तो B यहाँ पे आ गया। तो हुआ क्या कि A जब ये छोटा हो गया, अब चाप बटे त्रिज्या वाली बात होगी, तो AB AC बराबर हो जाते हैं, AB AC क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, कट के क्या हो जाता है, क्यों, ये वाला चीज अब क्या हो गया, इसके बराबर हो गया ना, तो AB AC बराबर, तो AB AC कट के क्या हो जाता है 1, तो इसलिए cos थीटा 1 के करीब चला जाता है, और साइन थीटा थीटा करीब चले जाते हैं, tan थीटा थीटा करीब चला जाता है। और इसको अच्छे से और समझाया गया है कैलकुलस में, जब आप सीमा, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और क्या है इसमें पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका एक फार्मूला और देख लेते हैं, वो है दर्पण समीकरण।